हे एवरीवन, इस वीडियो में 12th ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 के फर्स्ट चैप्टर को एनिमेशन के थ्रू समझेंगे इन 15 मिनट्स। फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है ऑन ह्यूमैनिटीज लवर। मैं ये रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। हे गाइस, दिस इज अंकित, यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। लेट्स बिगिन। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये है हमारी प्यारी धरती और इसके आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला नेचर, जिसके अंदर आप देखते हो हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं, सॉइल, क्लाइमेट, लैंड। और दूसरा कंपोनेंट है हम ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं विद द नेचर और इसी इंटरैक्शन की स्टडी को हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी को ही बोला जाता है कि ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अप्रोचेस देखने को मिलते हैं और ये बेसिकली प्रॉब्लम्स भी हैं कि हम किस अप्रोच को फॉलो करें ज्योग्राफी को पढ़ने के दौरान। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। इसको बाय द वे बोला जाता है डुअलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन नोमोथेटिक होना चाहिए या फिर आइडियोग्राफिक होना चाहिए। सेकंड इज, क्या ज्योग्राफी को रीजनल वे में पढ़ें या सिस्टमैटिक वे में पढ़ें। एंड थर्ड वन इज, ज्योग्राफी को थ्योरेटिकली पढ़ें या फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल मैनर में पढ़ें। तो ये कुछ हमें अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। नाउ ये चीज बहुत ही क्लियर है कि हम नेचर को और ह्यूमंस को सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों के दोनों इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस नेचर पे कंप्लीटली डिपेंड हैं और नेचर भी हमारे ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नेचुरल चीज़ों को हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट से सिंबलाइज कर देते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल देते हैं कभी कभी कि ये फेस है अर्थ का, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आई ऑफ द स्टॉर्म हम बोल देते हैं, ये रिवर का माउथ है, ये सॉइल की प्रोफाइल है। इवन हम यहाँ पर ये भी बोल देते हैं कि जो यहाँ पर स्टेट हैं, कंट्रीज हैं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमें नेचर को और ह्यूमंस को सेपरेट नहीं करना चाहिए। वो सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। उनको हॉलिस्टिकली पढ़ा जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बाय सम ज्योग्राफर्स। रैटसेल यहाँ पर ये कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के बीच के रिलेशनशिप की। सेकंड, यहाँ पर एलन चर्चिल सैंपल यहाँ पर ये बोलती हैं, वो भी सेम बात बोलती हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेशनशिप है, लेकिन वो बात करती हैं चेंजिंग रिलेशनशिप की। वो डायनामिज्म को शो करती हैं अपनी थ्योरी के अंदर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। थर्ड, हमें ज्योग्राफर देखने को मिल जाते हैं पॉल विडाल डे ला ब्लैश। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि उन फिजिकल लॉज से आती है जो हमारी धरती को चलाते हैं और उन लोगों के बीच के इंटरैक्शन से आती है जो उस धरती पे रहते हैं। तो वही बात ये भी बोल रहे हैं कि इंटरैक्शन की बात हो रही है। नाउ लेट्स स्टडी द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम ह्यूमंस नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये बात आप जानते हो, लेकिन कैसे करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। इसको आइए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप अपने नेचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, सॉइल के साथ, वाटर के साथ, राइट? किसके थ्रू कर रहे हो? मान लो आप क्या कर रहे हो, प्लो के थ्रू कर रहे हो। और आज के टाइम पे मॉडर्न डे ट्रैक्टर वगैरह का यूज किया जाता है, तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो। और वो टेक्नोलॉजी भी कैसे आई? वो टेक्नोलॉजी तब आई जब हमने नेचुरल लॉस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करा। तो हम नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को लाने में भी हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर कैसे आए? जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हुई नेचुरल लॉस की। फॉर एग्जाम्पल, आज हम फास्टर प्लेन्स बना पाए। कैसे बना पाए? हमने पहले स्टडी करा एयर की मूवमेंट को, जिसको एरोडायनामिक्स बोला जाता है। उसके बेसिस पे हम फास्टर प्लेन्स बना पाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, नेचुरल लॉस की नॉलेज होनी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमने फ्रिक्शन को, हीट को समझा और उसके बेसिस पे हम फायर की डिस्कवरी कर पाए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले नेचर के लॉस की नॉलेज हो, उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी बनेगी और फिर उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटरैक्ट करेंगे अपने नेचर के साथ। बट पहले के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लो थी। लोग अपने नेचर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। नेचर उनका सब कुछ था, उसकी पूजा करते थे, नेचर की, उसकी बेसिकली सारी बातें मानी जाती थी, नेचर ही उनका सब कुछ था। इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं नेचर का कंप्लीटली डोमिनेंस था और इसको बोला जाता है, इस थ्योरी को बोला जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बिकॉज इस टाइम पे एनवायरमेंट ही डिटरमाइन करता था सब कुछ। और इस कंसेप्ट को बोला जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस नेचुरलाइज थे, नेचर का डोमिनेंस था ह्यूमंस के ऊपर। लेकिन समय आगे बीतता रहता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद द टाइम बढ़ती रहती है और आप ये देखोगे कि नेचर अब अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, नेचर से पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। यानी पहले हम इतना कर रहे थे जितनी ज़रूरत थी, लेकिन अब हमने क्या किया, नेचर से पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर दिया और हम नेसेसिटी से फ्रीडम की स्टेट की तरफ चले गए। इसी को ही बोला जाता है, इस थ्योरी को बोला जाता है पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, और द कंसेप्ट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी अब नेचर ह्यूमनाइज हो गया है। अब किसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ह्यूमंस का इंपैक्ट देखने को मिलेगा नेचर के ऊपर। इसके एग्जाम्पल भी आप लेके चल सकते हो। आज हमारे पास सारी चीजें हैं, सारी सुविधा हमने अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें बनाई हुई हैं, राइट। तो हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जोग्राफर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसी बीच आते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए भैया, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी अच्छा नहीं है, पॉसिबिलिज्म भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम यहाँ पर नेचर को बेसिकली बेस्ट तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं और पॉसिबिलिज्म में हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते जा रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और वो आते हैं अपनी एक नई थ्योरी के साथ जो कि है नियो डिटर्मिनिज्म। इसको मध्यम मार्ग भी बोला जाता है और स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। इसमें यह बोला जाता है कि हमें बीच में रहना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, एनवायरमेंट को लिमिट में यूज़ करना है। यानी हमें अपनी नीड्स को तो ऐसा यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि अपनी नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाएं, साथ में हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। हमें रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करना। वी हैव टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो इस चीज़ को समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आप देख भी सकते हो, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बेस्ट रेफरेंस बुक्स या क्वेश्चन बैंक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज़ द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। काफ़ी बेस्ट बुक्स हैं ये बाय द वे ज्योग्राफी की बुक है। आइए देखते हैं आपको इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस बुक में आपको सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं इन्होंने विद यहाँ पर पॉइंट्स के थ्रू और इन सिंपल लैंग्वेज। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। नोट्स के बाद आपको क्वेश्चन आंसर का सेक्शन अलग से देखने को मिलेगा जो कि बेस्ट पार्ट है इन बुक्स का। इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 के एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं विद आंसर्स। और एजर्शन रीजन वालों का अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं एजर्शन रीजन वाले, ताकि आप देख के उनकी तैयारी कर सको। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के मिल जाएंगे, लॉन्ग मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इवन आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आते हैं तो मिल जाएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो मिल जाएंगे, राइट। और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद आंसर्स, तो आपको उनके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक के थ्रू आप देख सकते हो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को विद आंसर्स। इसके बाद आपको यहाँ पर ना पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, यानी कि उस बेसिकली चैप्टर से पास्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे विद आंसर्स, तो आप उनको भी देख सकते हो एंड उसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट बुक है, आराम से इसके थ्रू आपकी तैयारी हो जाएगी सभी चैप्टर्स की। तो जिस किसी को ये वाली बुक बाय करनी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाली बुक आपको क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, तो जिस भी सब्जेक्ट का बाय करना है आप कर सकते हो।
चलिए फिर इसी बुक से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन पहले कोशिश करना लिखने की, उसके बाद फिर आप क्रॉस चेक करना। क्वेश्चन इज PYQs में से आइए। क्वेश्चन इज फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट हैज आल्सो इन टर्न इंपैक्टेड ह्यूमन लाइव्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट। तो आंसर मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में या फिर लिखना जरूर। चलिए फिर अब चैप्टर पे वापस आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, ये बेसिकली टेबल है जिसमें ये बताया हुआ है कि ज्योग्राफी में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज को वैसे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, बट स्टिल यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पहला पीरियड देखने को मिलेगा, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इस पीरियड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड है, ये पीरियड है एक्सप्लोरेशन का, डिस्क्रिप्शन का, जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे थे नई नई चीज़ों को। उसके बाद आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड, जिसमें हम रीजनल एनालिसिस करते हैं, पूरे रीजन की स्टडी करते हैं। इसमें पूरे अर्थ को एक ही माना जाता है। इसके बाद आता है 1930s का टाइम पीरियड, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक एरिया को स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किसी रीजंस की वजह से। तो एरियल डिफरेंशिएशन की बात होती है। उसके बाद लेट 1950s टू द लेट 1960s का टाइम पीरियड आता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग जाते हैं, फिजिक्स के लॉस को अप्लाई किया जाता है और मैप वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। फिर 1970s में 3 थ्योरी सामने आती हैं, 3 स्कूल्स एमर्ज करते हैं बेसिकली। ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियरल स्कूल हमें देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमनिस्टिक में फोकस किया जाता है सोशल वेलफेयर के ऊपर। रेडिकल में ये बोला जाता है कि जो हमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी का कारण देखने को मिलेगा वो मिलेगा कैपिटलिज्म। ये चीज़ हमें रेडिकल में मिल जाती है। और बिहेवियरल वाला जो स्कूल है, इसमें बिहेवियर्स की बात होती है, इसमें सोशल कैटेगरीज देखी जाती हैं लोगों की। और उसके बाद 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म आता है ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडर्न चीज़ों को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हर चीज़ की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने लग जाती है। हर एक लोकल कॉन्टेक्स्ट की हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि उनकी भी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में MCQs बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप फील्ड्स देखोगे और यहाँ पर साइड में आप उसके बाद सब फील्ड्स देखोगे। तो पहली जो फील्ड है वो है सोशल ज्योग्राफी। इसके अंदर आती है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आती है फील्ड्स में अर्बन ज्योग्राफी, जिसकी कोई भी सब फील्ड नहीं है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है, जिसमें आप देखते हो सब फील्ड्स में इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी आएगी। देन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड है और उसकी कौन सी सब फील्ड्स हैं फॉर दी MCQs। नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपका बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो लाइक दिस वीडियो, comment your feedback and check description box for few important links and follow them, and also subscribe to Humanities Lover and on the notification bell for these kind of helpful videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर ऐसे ही हम करेंगे सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।